एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड आई एम योर मेंटोर। आज हम करने वाले हैं बीए वाले स्टूडेंट के लिए क्लास रहने वाली है। पेपर कोड जरूर मैच कर लीजिएगा। BHIC 113 भारत का इतिहास लगभग 1206 से 1707 ईस्वी तक। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। जून सेशन वाले बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है। हम सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। इससे बाहर आपके पेपर में कुछ भी नहीं आएगा, इसलिए मैक्सिमम चीजें हैं कि इसी में से आएंगी। तो पूरी वीडियो को देखिएगा एंड तक। और अभी तक अगर आपने गैस पेपर परचेज नहीं किया है, बिल्कुल भी कोई तैयारी नहीं है आपकी, तो आप गैस पेपर ले सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। उसमें इतने जो क्वेश्चन है बहुत ही अच्छे हैं, लेवल के क्वेश्चन है। तो आपको क्या करना है, सीधा वेबसाइट पे जाना है। अगर आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहाँ आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे आप क्लिक करेंगे डिस्क्रिप्शन पर तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने खुलकर आएगा। आपको सर्च सेक्शन में जाना है और यहाँ पे अपना पेपर कोड सिलेक्ट करना है। जैसे ही आप पेपर कोड सिलेक्ट करेंगे, सर्च करेंगे तो कुछ इस तरीके से आएगा और यहाँ पर आपके सारे जितने भी गैस पेपर है वो आ जाएंगे। और अभी डिस्काउंट ऑफर चल रहा है तो ये आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहने वाला है। कोई भी नोट्स चाहिए, असाइनमेंट चाहिए, गैस पेपर, तो आप सीधा हमारे व्हाट्सएप नंबर से कनेक्ट कर सकते हैं 9580023321 पर। कोई भी क्वेरी है तो आप सीधा इस नंबर पे कनेक्ट कीजिए। अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसे ज्वाइन कर लीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए बहुत सारी अपडेट्स के लिए। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज दिल्ली के सल्तनतों की दक्कन नीति की आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। यानी दिल्ली में जो सल्तनत विकसित हुई, उन जो भी सल्तनत थी उनकी जो दक्कन की नीति थी उसकी आलोचनात्मक परीक्षण हमें करना है। हमेशा अपना क्वेश्चन 3 भागों में करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे इंट्रोडक्शन यानी प्रस्तावना, उसके बाद मेन बॉडी यानी मुख्य बिंदु और कंक्लूजन यानी निष्कर्ष। तो इसी क्वेश्चन को इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। तो दिल्ली सल्तनत के शासकों ने अपने राष्ट्र के विस्तार करने के लिए उत्तर भारत के साथ साथ दक्कन और यानी दक्षिणी भारत का उत्तरी भाग की ओर भी ध्यान दिया। यानी जो दिल्ली सल्तनत के लोग थे उन्होंने अपने साम्राज्य का जो विस्तार केवल उत्तरी भाग पर नहीं किया, बल्कि जो दक्षिणी भाग यानी दक्षिण का उत्तरी भाग था, यानी मेन सेंटर जो पड़ रहा था, दक्षिणी भाग जो पड़ रहा था, उसमें भी उन्होंने बहुत ध्यान दिया, बहुत ध्यान केंद्रित किया। दक्कन क्षेत्र आर्थिक रूप से समृद्ध था, वहां राज्य के पास अपना धन और संपत्ति थी, इसलिए दिल्ली के सल्तनतों ने इस क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए अनेक अभियान चलाए। यानी वो सोच रहे थे कि ये बहुत ही प्रसिद्ध और बहुत ही हकीकत में ही वह बहुत धन संपत्ति के लिए बहुत अच्छी जगह थी, इसलिए ज्यादा से ज्यादा उस पर शासन उसे अपने नियंत्रण में करना चाहते थे। उनकी दक्कन नीति का उद्देश्य राजनीतिक विस्तार, आर्थिक लाभ और साम्राज्य की शक्ति को बढ़ाना था। यानी उनका मेन उद्देश्य जो था वो राजनीतिक विस्तार करना था और साम्राज्य की शक्ति को और मजबूत करना था। हालांकि यह नीति कुछ समय तक सफल रही, लेकिन इसके कई नकारात्मक परिणाम भी देखने को मिले। यानी आपको इंट्रोडक्शन समझ आ गया होगा कि जो बहुत सारे शासक थे वो ज्यादा से ज्यादा कोशिश कर रहे थे दक्कन क्षेत्र में शासन करने की, पर उन्हें पता था कि इसके हमें हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, तो सकारात्मक नकारात्मक दोनों परिणाम वहां हमें देखने को मिलते हैं। तो शुरू करेंगे मेन बॉडी मुख्य बिंदु से। दक्कन नीति की शुरुआत। दक्कन नीति के विस्तार की नीति सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी ने अपनाया था। यानी दक्कन नीति को सबसे पहले जो अपनाया था वो था अलाउद्दीन खिलजी। उसने देवगिरी, वारगल, द्वार समुद्र और मदुरई जैसे राज्यों पर आक्रमण किया। इन अभियानों से उसे भारी मात्रा में धन प्राप्त हुआ और बाद में मोहम्मद बिन तुगलक दक्कन के प्रत्यक्ष शासक की स्थापित करने का प्रयास किया। यानी जो दक्कन के शासक में शुरुआत जो की थी वो अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। बाद में जो है मोहम्मद बिन तुगलक ने भी इसमें अपनी प्रत्यक्ष भागीदारी निभाई। महत्वपूर्ण कार्य था वहां पर आक्रमण करके उसे अपने नियंत्रण में कर लेना, क्योंकि वो आर्थिक रूप से बहुत समृद्धि की जगह थी। दक्कन नीति का उद्देश्य थे वो कुछ इस तरीके से थे, हम 5 पॉइंट में कवर करेंगे। साम्राज्य का विस्तार करना, दक्षिणी भारत की संपत्ति और संसाधन पर अधिकार प्राप्त करना, विद्रोह को नियंत्रित करना और पूरे भारत पर राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करना, व्यापारिक मार्गों और महत्वपूर्ण नगरों पर भी नियंत्रण प्राप्त करना। ये कुछ उद्देश्य थे उनके, जिनकी वजह से वो दक्कन पर आक्रमण करके उस पर नियंत्रण करना चाहते थे। दक्कन नीति की उपलब्धियां, यानी उससे क्या उपलब्धियां हमें मिली, तो मेन बॉडी का पहला पॉइंट हम पढ़ते हैं, साम्राज्य का विस्तार। अलाउद्दीन खिलजी के समय दिल्ली सल्तनत का प्रभाव
दक्कन तक पहुंच गया था, कई दक्षिणी राज्यों ने दिल्ली की अधीनता स्वीकार की और नियमित रूप से कर देने लगे। यानी अलाउद्दीन खिलजी के समय पे उन्होंने दक्कन में बहुत ज्यादा प्रभुत्व जमा लिया था और वहां के लोगों से अधिक कर वगैरह वो लेने लगे थे। आर्थिक लाभ क्या हुए वो बढ़ते हैं। दक्षिणी भारत के अभियानों से सल्तनत के बहुत अधिक धन, सोना, चांदी व अन्य बहुमूल्य वस्तुएं प्राप्त होने लगी थी। इससे दिल्ली सल्तनत आर्थिक रूप से और मजबूत हो रही थी। राजनीतिक प्रतिष्ठा में वृद्धि, दक्कन पर विजय, यानी आप देखिए कि कैसे राजनीतिक और आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से कितना महत्वपूर्ण स्थान था वो, जिस पे वो कब्जा करना चाहते थे, अपनी ताकत को और मजबूत बनाना चाहते थे। राजनीतिक क्या थी कि दक्कन पर विजय ने दिल्ली सल्तनत की प्रतिष्ठा को और बढ़ा दिया और सल्तनतों की जो शक्ति थी उसे पूरे भारत में प्रसिद्ध हो गई। ठीक है, अब उसकी कमियां पढ़ लेते हैं। वही जो हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, हमें जब भी सकारात्मक बातें यानी उसकी खामियों की, जब भी हम उसकी खूबियों की बातें करेंगे तो हमें उसकी कमियों की भी बातें जरूर करनी है। प्रशासनिक कठिनाइयां, क्योंकि इसमें आलोचनात्मक वर्णन है तो हमें कमियां तो बतानी ही पड़ेंगी। प्रशासनिक कठिनाइयां, दिल्ली और दक्कन के बीच बहुत अधिक दूरी थी, संचार और प्रशासन की सुविधाएं सीमित थी, इसलिए वहां प्रभावी शासन का चलना कठिन था। ठीक है, अत्यधिक खर्चा, यानी दक्षिणी अभियान बड़े सेना और संसाधनों की आवश्यकता थी। दक्षिण के अभियान में हमें ज्यादा संसाधन और सेना की आवश्यकता थी। राजकोष भारी मात्रा में चाहिए था, जो उस पर बहुत ज्यादा बोझ पड़ रहा था। मोहम्मद बिन तुगलक की असफलताएं, मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थगित करने के निर्णय लिया था। यानी मोहम्मद बिन तुगलक की एक सबसे बड़ी असफलता के रूप में हम उसकी राजधानी परिवर्तन को देख सकते हैं, जब उसने दिल्ली से दौलताबाद को अपनी राजधानी स्थगित की थी। यह योजना सफल नहीं हुई और जनता को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इससे जो है शासक की लोकप्रियता थोड़ी सी कम हो जाती है। ठीक है, विद्रोह में वृद्धि, दक्कन के अनेक क्षेत्रों में बार बार विद्रोह हो रहे थे, क्योंकि आप जब कहीं पे नियंत्रण करना चाहते हो तो वहां की जनता शायद बहुत बार नियंत्रण नहीं चाहती है, तो इस स्थिति में विद्रोह बन जाता था। स्थानीय शासकों और जनता ने दिल्ली के नियंत्रण को विरोध किया और परिणाम स्वरूप सल्तनत को स्थायी सफलता नहीं मिल सकी। ठीक है, सल्तनत की कमजोरियां, दक्कन पर नियंत्रण बनाए रखने के प्रयासों ने दिल्ली सल्तनत की शक्ति को कमजोर कर दिया था। अंततः दक्षिण के स्वतंत्र राज्य जैसे बहमनी सल्तनत का उदय हुआ। यानी जैसे जैसे जो दिल्ली सल्तनत है वो कमजोर होती गई, कुछ उनकी नीतियां खराब थी, कुछ उत्तराधिकारी सही नहीं थे जिन्होंने सही नीतियों को नहीं अपनाया। इसकी वजह से धीरे धीरे जो दक्षिणी भाग था वहां बहमनी, और आपने देखा था कि विजयनगर का भी वहां पर उदय हो रहा था। आलोचनात्मक मूल्यांकन, दक्कन नीति के प्रारंभ में दिल्ली सल्तनत को आर्थिक और राजनीतिक लाभ पहुंचाया। अलाउद्दीन खिलजी की नीतियां ने अपेक्षित सफल रही, क्योंकि उन्होंने प्रत्यक्ष शासन के बजाय अधीनता और कर वसूली पर बल दिया था। यानी जो हम देखते हैं कि सबसे ज्यादा जो सफलता हमें देखने को मिली वो मिली हमें अलाउद्दीन खिलजी के समय पर ही। यानी उनकी जो नीतियां थी वो सफल रही, उनके कर वसूली का काम, उन्होंने ज्यादातर कर वसूली पर ध्यान दिया। दूसरी ओर मोहम्मद बिन तुगलक के प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया। यानी उन्होंने तो इनडायरेक्ट तरीके से प्रयास किया था, लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक ने डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से लोगों को ऊपर नियंत्रण करना शुरू कर दिया, जो प्रशासनिक और भौगोलिक कारण से सफल नहीं हो पाया। इसलिए दक्कन की नीति सफलता सीमित और अस्थायी साबित हुई। आपका क्वेश्चन में निष्कर्ष बहुत जरूरी है, इसलिए बिना निष्कर्ष के आपका क्वेश्चन बिल्कुल अधूरा लगता है, तो इसलिए निष्कर्ष जरूर लिखेगा। निष्कर्षता, दिल्ली के सुल्तानों की दक्कन नीति ने सल्तनत के विस्तार और आर्थिक समृद्धि में बहुत बड़ा योगदान दिया, लेकिन इसके साथ अनेक समस्याएं भी उत्पन्न हुई। प्रशासनिक कठिनाइयां, विद्रोह और खर्चे और कई कमजोरियां हमें देखने को मिली। इसलिए कहा जाता है कि दक्कन की नीति अल्पकालीन सफलता और दीर्घकालीन असफलता का मिश्रण थी। यानी हम देखते हैं कि दिल्ली सल्तनत के प्रयासों ने शुरुआत में तो सफलता दिलाई, जैसे खिलजी के समय पर सफलता हमें देखने को मिली, क्योंकि उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से लोगों पर नियंत्रण किया। लेकिन जैसे हम तुगलक के समय का देखते हैं तो उस समय पे वो प्रत्यक्ष रूप से उस पर शासन करना चाहते थे, जिसकी तरह धीरे धीरे वो शासन व्यवस्था कम होती गई और दक्कन पर उनका प्रभुत्व खत्म हो गया। यानी बहुत छोटे समय के लिए सफलता मिली, लेकिन लंबे समय के लिए असफलता का मिश्रण हम इसे कह सकते हैं। आई होप ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मुगल मराठा संबंधों पर संक्षिप्त लेख लिखिए। यानी मुगल और मराठाओं के बीच जो संबंध था उस पर हमें लेख लिखना है। मुगल और मराठा भारतीय इतिहास की दो महत्वपूर्ण शक्तियां थी।
17वीं और 18वीं शताब्दी में इनके बीच राजनीतिक, सैन्य और कूटनीतिक संबंधों ने भारत का इतिहास को गहराई से प्रभावित किया था। यानी हम देखते हैं कि मुगल और मराठा दोनों ही एक बहुत बड़ी शक्ति थे और 17वीं 18वीं शताब्दी के बीच इनकी सैन्य और राजनीतिक स्थिति बहुत ही गहरे प्रभाव डालती है इतिहास पर। प्रारंभ में दोनों के बीच सहयोग के कुछ उदाहरण भी देखने को मिले, लेकिन बाद में संघर्ष बढ़ गया। अंततः मराठों के उदय से मुगल साम्राज्य का पतन में तेजी हुई। यानी हम देखते हैं कि खिलजी के समय में भी हमने देखा था कि कैसे मराठा और मुगल के बीच जो है मतभेद चलने लगे थे। शुरुआत में शायद ये सहयोग भी देखने को मिला, लेकिन बाद में ये बड़े संघर्ष का रूप ले चुका था। प्रारंभिक संबंध, मुगल मराठा संबंधों की शुरुआत दक्कन क्षेत्र से हुई थी। उस समय मराठा सरदार विभिन्न दक्कनी राज्यों और विशेष अहमदनगर और बीजापुर की सेना में कार्य करते थे। यानी उस समय जो मराठा थे वो इस दक्कनी राज्यों की, विशेषकर अहमदनगर और बीजापुर में कार्य करते थे। और उस समय जो है यहाँ दक्कन में ही मराठा और मुगल की शुरुआत होती है। शिवाजी के पिता शहाजी भोसले जी बीजापुर के एक प्रमुख सरदार थे। प्रारंभ में मराठा और मुगलों के बीच प्रत्यक्ष संघर्ष बहुत कम था। यानी हम देखते हैं कि शुरुआत में उनके बीच इतना बड़ा संघर्ष नहीं था। शिवाजी और मुगलों के संबंध, मुगल और मराठा संघर्ष का वास्तविक आरंभ छत्रपति शिवाजी के समय हमने देखा है। शिवाजी ने मराठा शक्ति को संगठित किया और स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। यानी हम देखते हैं कि संभाजी के समय पर भी शाहजी के भोसले के समय भी ये इतना संघर्ष नहीं था, लेकिन बाद में शिवाजी के टाइम पर हम देखते हैं कि वो एक मराठा संगठन बनाते हैं और एक स्वतंत्र राज्य की मांग करते हैं। बढ़ती शक्ति और मुगल सम्राट औरंगजेब की चिंतित हो गया। यानी इस बढ़ती शक्ति की वजह से मुगल सम्राट जो था वो बहुत चिंतित हो जाता है। 1665 में मुगल सेनापति राजा जयसिंह ने शिवाजी के साथ पुरंदर की संधि की। यानी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डबल हाईलाइट कर देती हूँ कि 1665 में यानी 1665 में सेनापति राजा जयसिंह ने शिवाजी के साथ पुरंदर की संधि की थी। इस संधि के अनुसार शिवाजी ने कुछ किले मुगलों को सौंप दिए और मुगल सेवाएं स्वीकार कर ली। यानी उन्होंने क्या किया कि मुगलों को कुछ किले दे दिए और मुगलों की जो कुछ सेवाएं हैं उन्हें स्वीकार कर लिया। लेकिन यह समझौता अधिक समय तक नहीं चला और आगरा में औरंगजेब द्वारा शिवाजी को अपमान किए जाने के बाद दोनों के संबंध फिर से खराब हो गए। औरंगजेब ने जो है शिवाजी का अपमान कर दिया, उसके बाद धीरे धीरे संबंध खराब होते चले गए। शिवाजी ने आगरा से निकलने के बाद संघर्ष पुनः शुरू कर दिया। अगला पॉइंट है कि औरंगजेब तथा मराठों का संघर्ष कैसा रहा। ये हम देख रहे हैं कि लाइन वाइज, यानी संभाजी के समय, फिर भोसले के समय, फिर शिवाजी के समय, फिर औरंगजेब के टाइम पर ये कैसे कैसे बढ़ रहा है। 1680 में शिवाजी की मृत्यु के बाद मराठा संघर्ष जारी रहा। औरंगजेब ने मराठा को पूरी तरह समाप्त करने के उद्देश्य दक्कन में लगभग 25 वर्ष का अभियान चलाया। उसने कई मराठा किला पर कब्जा किया, लेकिन मराठों की गुरिल्ला युद्ध पद्धति के कारण उन्हें पूरी तरह से पराजित नहीं कर सका। ठीक है, ये 25 वर्ष तक चलने वाला एक बहुत बड़ा अभियान था। मराठा नेता जैसे संभाजी, राजाराम, ताराबाई ने लगातार मुगलों का विरोध किया। इस लंबे युद्ध ने मुगल साम्राज्य की आर्थिक और सैन्य शक्ति को कमजोर कर दिया। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल शक्ति तेजी से गिरने लगी। ये देखते हैं कि 1707 में औरंगजेब की जैसे ही मृत्यु हुई तो तेजी से जो है शासन गिरने लगा, मुगल शक्ति कमजोर पड़ गई। मराठाओं का उत्थान और मुगल साम्राज्य का पतन। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मराठा शक्ति और अधिक मजबूत हो जाती है। जब हम देखते हैं कि औरंगजेब एक बहुत शक्तिशाली शासक की भी अब मृत्यु हो गई है, तो यहाँ पर उनका जो मुगलों की शक्ति थी वो कम हो गई और मराठाओं की शक्ति यहाँ मजबूत होने लगी। पेशवाओं के नेतृत्व में मराठाओं ने उत्तर भारत तक अपना प्रभाव बढ़ाया और मुगल सम्राट का नाम मात्र शासक बनकर रह गया। यानी मुगल साम्राज्य बस अब नाम मात्र रह गया और पेशवाओं ने अपना पूरा उत्तर भारत में अपना शासन व्यवस्था बना ली थी। 1719 में मराठाओं ने मुगल दरबार की राजनीति में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। यानी अब 1719 के समय पे हम देखते हैं कि दिल्ली जो मुगल दरबार था उनमें भी अपना हस्तक्षेप वो करने लगे थे। बाद में दिल्ली तक पहुंच गए और मुगल सम्राटों के प्रभाव में रहने लगे। यानी अब धीरे धीरे मुगल सम्राट अब उनके प्रभावित होने लगे थे। 18वीं शताब्दी के मध्य मराठा शक्ति भारत की सबसे प्रभावशाली शक्ति बन चुकी थी। यानी इतनी प्रभावशाली राजनीतिक शक्ति बन चुकी थी 18वीं शताब्दी में कि जो मुगल थे उनके लिए भी बहुत नकारात्मक प्रभाव डाल रहा था। निष्कर्ष,
बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना निष्कर्ष के क्वेश्चन बिल्कुल अधूरा है। मुगल और मराठा संबंध मुख्य रूप से संघर्ष और प्रतिस्पर्धा पर आधारित थे। शिवाजी और औरंगजेब के समय यह संघर्ष अपने चरम पर पहुंच गया था और लंबे युद्ध ने मुगल साम्राज्य को कमजोर कर दिया, जबकि मराठा शक्ति लगातार मजबूत होती गई। अंततः मराठों का उदय ने मुगल साम्राज्य का पतन की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस प्रकार मुगल मराठा संबंध भारतीय इतिहास के एक महत्वपूर्ण अध्याय का प्रतिपाद्य करते हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में भक्ति आंदोलन के उत्तरदायी कारकों पर चर्चा कीजिए। यानी भारत में जो भक्ति आंदोलन हुआ उस पर क्या उत्तरदायी कारक थे वो हमें इसमें बताने हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन यानी प्रस्तावना से शुरू करेंगे। मध्यकालीन भारत में भक्ति आंदोलन का एक महत्वपूर्ण धार्मिक और सामाजिक आंदोलन था। यानी मध्यकालीन में हम देखते हैं कि भक्ति आंदोलन एक बहुत बड़ा आंदोलन, धार्मिक और सामाजिक आंदोलन बन के उभरा था। इसका मुख्य उद्देश्य ईश्वर के प्रति प्रेम, भक्ति, समर्पण की भावना को बढ़ावा देना है। इस आंदोलन ने लोगों को जाति, धर्म, सामाजिक भेदभाव से ऊपर उठाकर ईश्वर भक्ति का संदेश दिया। 13वीं से 17वीं शताब्दी के बीच आंदोलन पूरे भारत में फैल चुका था। इसके उदय के पीछे कई धार्मिक और सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक कारण भी जिम्मेदार थे। यानी हम देख रहे हैं कि कैसे कैसे आंदोलन तेजी से बढ़ रहा था और 13वीं 17वीं शताब्दी के बीच पूरे भारत में पूरी तरीके से फैल चुका था। ये भक्ति, प्रेम और समर्पण का भावना को बढ़ावा देता था। जटिल धार्मिक कर्मकांडों का विरोध। मध्यकाल में हिंदू धर्म, पूजा पाठ, यज्ञ, कर्मकांड, ब्राह्मणों के अत्यधिक महत्व बढ़ गया था। आम जनता के लिए इन जटिल धार्मिक प्रक्रियाओं का पालन करना भी कठिन हो रहा था। यानी मध्यकालीन के समय हम देखते हैं कि ये पूजा पाठ, यज्ञ, कर्मकांड और ब्राह्मणों का इतना महत्व बढ़ गया था कि आम व्यक्ति इन धार्मिक प्रक्रियाओं को कर भी नहीं पा रहा था, बहुत कठिन हो रहा था। लोग एक सरल और सहज धार्मिक मार्ग की तलाश कर रहे थे। यानी लोग चाहते थे कि एक भक्ति जो है एक सरल तरीके से हो। ऐसे भक्ति आंदोलन ने ईश्वर तक पहुंचने के लिए केवल प्रेम और भक्ति को पर्याप्त बताया, जिससे वह लोगों के बीच लोकप्रिय हो। यानी ऐसे में जब लोग कह रहे थे कि एक सरल और सहज रास्ता उन्हें चाहिए भक्ति करने का, ऐसे में भक्ति आंदोलन ने उन्हें ऐसा रास्ता एक बताया कि सिर्फ प्रेम, समर्पण और भक्ति से ही हम ईश्वर को जीत सकते हैं, ईश्वर को पा सकते हैं। ये लोगों के बीच बहुत लोकप्रिय हुआ। जाति व्यवस्था और सामाजिक भेदभाव। उस समय समाज में जाति व्यवस्था बहुत कठोर थी। निम्न जातियों के लोगों को कई अधिकारों से वंचित रखा जाता था। यानी उस समय जो था समाज की जो जाति व्यवस्था थी वो बहुत कठोर हो गई थी और इस समय लोगों को वंचित, जो निचली जाति थी उनको वंचित रखा जाता था। भक्ति संत जैसे कबीर, कुछ संत जो थे जैसे कबीर, रविदास, नामदेव, चैतन्य महाप्रभु ने जाति पाति का विरोध किया। सभी मनुष्य को समान माना और इससे समाज में वंचित वर्गों के लिए भी भक्ति आंदोलन लोकप्रिय और आकर्षक रहा। यानी हम देखते हैं कि जाति भेदभाव से भी इसे दूर किया गया था, इसीलिए इसे लोगों के प्रति और भी ज्यादा ये लोकप्रिय रहा। इस्लाम और सूफी मत का प्रभाव। भारत में इस्लामी शासन की स्थापना के बाद इस्लाम और सूफी विचारधारा और प्रभाव में बढ़ गई। सूफी संत में प्रेम, भाईचारा और समानता, ईश्वर के प्रति समर्पण का संदेश हमें देखने को वहां पे मिलता है। उनके विचार में भक्ति संतों को प्रभावित किया और परिणाम क्या रहा कि भक्ति आंदोलन के प्रति प्रेम, समर्पण और मानवता का महत्व और ज्यादा बढ़ जाता है। अगला बढ़ते हैं, राजनीतिक अस्थिरता। दिल्ली सल्तनत और बाद के समय में अनेक युद्ध और राजनीतिक संघर्ष हुए। इस परिस्थिति में लोगों के जीवन असुरक्षित हो गए और जनता मानसिक शांति और आध्यात्मिक सहारा चाहती थी। इस मतलब ऐसे संघर्षपूर्ण युद्ध वाली स्थिति में लोग अब शांति का मार्ग ढूंढ रहे थे मानसिक रूप से। तो ऐसे में भक्ति आंदोलन ने लोगों के अतिरिक्त शांति, आशा प्रदान की। इसका बहुत तेजी से प्रसार हुआ। हम देखते हैं कि लोगों का धीरे धीरे अब झुकाव भक्ति की तरफ कितना बढ़ रहा था मानसिक शांति प्राप्त करने के लिए। क्षेत्रीय भाषाओं का विकास। भक्ति संतों ने संस्कृति के स्थान पर स्थानीय और क्षेत्रीय भाषाओं का प्रयोग किया। यानी किसी अन्य भाषा का जिसे लोग आम नागरिक ना समझ सके, ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं किया, बल्कि ऐसी भाषा का प्रयोग किया जिसे आम व्यक्ति आराम से समझ सके। कबीर ने सदुकड़ी और तुलसीदास ने अवधी और सूरदास ने ब्रज भाषा और गुरु नानक ने पंजाबी भाषा में अपने उपदेश दिए। इससे वह लोगों के बीच और ज्यादा लोकप्रिय होते चले गए। धार्मिक सुधारों की आवश्यकता। यानी क्यों थी धार्मिक समाजों की आवश्यकता? समाज में धार्मिक आडंबर, अंधविश्वास और रूढ़िवादिता बढ़ती जा रही थी। भक्ति संतों ने इन बुराइयों का विरोध किया और सच्ची भक्ति
नैतिकता और मानव सेवा पर बल दिया, यानी उनका जो अंधविश्वास था उन्हें लोगों से दूर किया और एक सच्ची भक्ति और एक नैतिकता की तरफ लोगों ज्यादा बल दिया। उनके सुधारवादी विचारों ने लोगों को और प्रभावित किया और आंदोलन की शक्ति को और प्रदान किया। अगला पॉइंट है महान संतों का योगदान। रामानुजाचार्य, रामानंद, कबीर, गुरु नानक, मीराबाई, चैतन्य भगत, तुलसीदास जैसे अनेक संतों ने भक्ति आंदोलन में जन जन तक पहुंचाया। उपदेश, भजन, रचनाएं, कविता और निबंध वगैरह सबके जरिए उन्होंने लोगों तक अपनी भक्ति के तरीकों को पहुंचाया। आंदोलन बहुत व्यापक रूप से इन्हीं की वजह से फैला, ये बहुत बड़ा कारण बने इसे फैलने में। ठीक है, निष्कर्ष की तरफ बढ़ते हैं। निष्कर्ष एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपके क्वेश्चन का। भक्ति आंदोलन का उदय अनेक सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक कारणों का परिणाम था। जब हम देखते हैं कि भक्ति आंदोलन का उदय हुआ, उस समय समाज, धर्म और राजनीति का इसमें बहुत बड़ा योगदान था। इससे भारतीय समाज में समानता, प्रेम, सद्भावना, भाईचारे की भावना और ज्यादा मजबूत हुई। भक्ति संतों ने लोगों को सरल भक्ति का मार्ग दिखाया और सामाजिक बुराइयों के विरुद्ध आवाज उठाई। भक्ति आंदोलन ने भारतीय इतिहास को एक महत्वपूर्ण और प्रभावशाली आंदोलन माना जाता है। जब हम देखते हैं कि भक्ति आंदोलन कैसे समाज, धर्म और राजनीति से प्रभावित हुआ, तो धीरे धीरे प्रेम, सम्मान और भाईचारा बढ़ता गया। लोगों के बीच ये लोकप्रियता और ज्यादा बढ़ती रही। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। मुगल शासन के दौरान खेती के विभिन्न साधनों और तरीकों पर चर्चा कीजिए। यानी मुगल शासन के दौरान जो खेती और विभिन्न संसाधन हुए थे, उन तरीकों पर चर्चा हमें करनी है। शुरुआत इंट्रोडक्शन से करेंगे, फिर मेन बॉडी और निष्कर्ष अंत में लिखेंगे। अगर आपको वीडियो स्लो लग रही है तो आप स्पीड अप भी कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन से शुरू करेंगे। मुगल काल 1526 से 1707 भारत के इतिहास एक महत्वपूर्ण काल था। इस समय कृषि देश की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार था। यानी हम देखते हैं कि मुगल काल जब 1526 और 1707 का समय था, उस टाइम पे भारत का इतिहास बहुत महत्वपूर्ण काल था। ये इस समय कृषि अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार थी। अधिकांश लोग खेती पर निर्भर थे। राज्य के आय का स्रोत भी भूमि कर ही था। इसीलिए मुगल शासकों ने कृषि का विकास पर विशेष ध्यान दिया। इस काल में किसानों द्वारा विभिन्न संसाधनों और खेती की अनेक विधियां उपयोग की जाने लगी। हम देखते हैं कि पहले जो अर्थव्यवस्था था, उसकी जो प्रमुख आधार था वो कृषि थी। लोगों के लिए भूमि जो है कितनी महत्वपूर्ण थी, और जिससे कृषि उत्पादन में भी वृद्धि हुई। ठीक है, मेन बॉडी पे आता है मुख्य बिंदु। खेती के प्रमुख साधन यानी हल। मुगल काल में खेती का सबसे बड़ा साधन हल हुआ करता था। इसमें सामान्य लकड़ी से बनाया जाता था और बैलों द्वारा इसे खींचा जाता था। हल तो सबने देखा हुआ, तो उसी तरीके से है कि हल के माध्यम से भूमि को जोता जाता था ताकि बीज उसमें बोए जा सके, यानी फसल उगाई जा सके। बैल व अन्य पशु। खेती के कार्यों में बैलों का विशेष महत्व हुआ करता था। बैलों का उपयोग हल चलाने, गाड़ी खींचने व सिंचाई जैसे साधनों के लिए किया जाता था। कुछ क्षेत्रों में ऊंट, भैंसों का भी इसमें प्रयोग किया जाता था। फावड़ा, कुदाली और दराती, ऐसे ये कुछ साधन थे जिनके द्वारा वो खेती किया करते थे। फावड़ा, कुदाल और दराती, तो आपने नाम सुने होंगे। किसान भूमि जो थी वो जो खुदाई और खरपतवार छांटने के लिए, फसल काटने के लिए इन फावड़ा, कुदाल और दराती जैसे साधनों का उपयोग करते थे। ये सभी साधन लोहे और लकड़ी से बने होते थे। सिंचाई के उपकरण। मुगल काल में सिंचाई के लिए कुएं, तालाब, नहरें और रहट का उपयोग किया जाता था। यानी एक व्हील होता था जिसके जरिए पानी निकाला जाता था। रहट एक ऐसा उपकरण होता था जिसमें कुएं से पानी निकाल के खेतों में दिया जाता था। शायद आपने कभी देखा भी हो। खेती की प्रमुख विधियां, यानी वर्षा आधारित खेती, यानी जो अब पढ़ते हैं खेती किस किस विधि से की जाती थी। यानी एक थी जो वर्षा के आधार पर थी। भारत में अधिकांश क्षेत्रों में खेती मानसून की वर्षा पर निर्भर करती थी। किसान वर्षा के अनुसार फसलों और बुवाई और कटाई करते थे। अच्छी वर्षा होने पर भरपूर उत्पादन होता था। दूसरी थी सिंचाई खेती, जहां नहर, कुएं और तालाबों की सुविधा उपलब्ध थी, वहां सिंचाई खेती का उपयोग किया जाता था। इस कारण जो है किसान वर्ष में एक से अधिक फसल उगा पाते थे। यानी पहला जो था वो था वर्षा पर आधारित होते थे। दूसरा था सिंचाई वाली खेती जो है नहर, कुओं और तालाबों पर आधारित होती थी। और दोहरी फसल प्रणाली, यानी मुगल काल में कई क्षेत्रों में वर्ष में 2 बार खेती की जाती थी। जैसे खरीफ
फसलें और वर्षा ऋतु और रबी फसलें सर्दी में बोई जाती थी। इससे कृषि उत्पादन बढ़ जाता था, यानी सर्दियों में अलग फसल होती थी, गर्मियों में अलग फसल होती थी, इससे और ज्यादा कृषि बढ़ रही थी। यानी मिश्रित खेती, अगला है मिश्रित खेती। कई किसान एक ही खेत में 2 या 2 से अधिक फसलें उगाते थे, जैसे हम देखते हैं कि एक ही खेत में बहुत सारी तरीके की सब्जियां उगाई जाती हैं, उसे मिश्रित खेती के रूप में कहा जाता है। इससे भूमि बेहतर उपयोग होती थी और किसी एक फसल को खराब होने का नुकसान इसमें कम होता था। यानी हम जब बहुत सारी सब्जियां उगाते थे, ऐसा नहीं होता कि वहां पे कोई फसल खराब हो जाएगी। फसल चक्र, भूमि की उर्वरता बनाए रखने के लिए किसान विभिन्न मौसमों में अलग अलग फसल उगाते थे। इससे मिट्टी की गुणवत्ता बनी रहती थी। यानी ऐसी फसलों का उपयोग किया करते थे जिससे मिट्टी की जो उर्वरता है वो भी खराब ना हो और आगे भी वो खेती कर सके। मुख्य फसलें क्या थी? मुगल काल में गेहूं, चावल, जौ, बाजरा, मक्का, दालें, गन्ना, कपास, तिलहन मुख्य फसलें हुआ करती थी। इसके अतिरिक्त नील, अफीम और तंबाकू जैसे नकदी फसलों का भी खेती की जाती थी। इन फसलों का व्यापार देश विदेश में भी हुआ करते थे। यानी हम देखते हैं कि देश विदेश से कनेक्ट करने में भी फसलें एक महत्वपूर्ण रोल निभाती हैं। निष्कर्ष पर आएंगे। मुगल शासन के दौरान कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ थी, यानी रीढ़ की हड्डी थी भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए कृषि। किसान हल, बैल, रेहट और अन्य पारंपरिक साधनों का उपयोग करके खेती किया करते थे। सिंचाई, दोहरी फसल, मिश्रित खेती और फसल चक्र जैसी विधियों के द्वारा कृषि को और बढ़ावा मिलता था। यद्यपि तकनीकी आधुनिक नहीं थी, लेकिन फिर भी उस समय की कृषि व्यवस्था काफी विकसित और संगठित थी, जिसे हम मुगल साम्राज्य की आर्थिक समृद्धि और महत्वपूर्ण योगदान मान सकते हैं। यानी हम देखते हैं कि पहले के टाइम पे इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, फिर भी कृषि इतनी व्यवस्थित और सुसंगठित थी। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गए हों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पढ़ के जाइएगा। और अगर गेस्ट पेपर्स चाहिए तो आप हमारे नंबर पे कनेक्ट कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से पेपर कीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।